हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। और यहाँ पे आज हम बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग है, बैंक्स कितने तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या है, किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या वर्किंग है एंड क्या फंक्शंस हैं, रीजनल रूरल बैंक्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह से जो नई कैटेगरीज ऐड हुई है बैंकिंग के अंदर, ये पेमेंट्स बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। बैंकिंग जो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उससे रिलेटेड जो टूल्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ये मेरा प्रोफाइल लिंक है जिस पे आप मुझे फॉलो करके जो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। नया साल शुरुआत होने वाली है और अनअकैडमी यहाँ पे एक बहुत आपके लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आपके लिए रहेगी। एंड डेफिनेटली ट्यून इन ऑन माई टेलीग्राम चैनल टू गेट अपडेट्स। बैंक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बैंक जो है एक ऐसा पार्ट है जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है ना। बैंक से हमारे काम पड़ते ही रहते हैं और इकोनॉमी की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल जो मार्केट है या जो सिस्टम है। तो फंक्शंस वी ऑल नो कि बैंक क्या है एंड ऑल। डेफिनेशन उस लेवल पे हम नहीं जाएंगे। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जो प्राइमरी फंक्शन है बैंकों के, वो क्या है कि पब्लिक से ये डिपॉजिट लेते हैं, तो हमारे जो डिपॉजिट हैं वो वहाँ पे रहेंगे और उसी को ये जो हमें इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करते हैं, ठीक है ना, जो डिपॉजिट रेट्स ऑफ़र होती हैं हमें कि हमने वहाँ पे पैसा रखा हुआ है तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी, वो कंपैरेटिवली कम रहती है इन कंपैरिजन टू लेंडिंग रेट। लेंडिंग रेट क्या होती है? अगर बैंक ने लोन दिया है तो उस लोन पे जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो होती है लेंडिंग रेट। ये डिपॉजिट रेट मान लीजिए 5% है, लेंडिंग रेट आपका 8% है, तो ये दोनों दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ओके, इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट स्प्रेड। और ये जो इंटरेस्ट स्प्रेड है, ये जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है, यही इसका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बैंकों का प्रॉफिट होता है। तो बैंक इस तरीके से अपना प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी डिपॉजिट है वो बैंक के लिए क्या रहेगी? लायबिलिटी। ये पहले जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे भी मैंने इसको एम्फेसाइज किया था, लायबिलिटी है, और जो भी बैंक्स लोन दे रहे हैं ये बैंकों के असेट हैं। इसीलिए जब लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है या कोई किसी को लोन दिया है वो वापस रीपे नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं ये जो असेट है ये क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग हो गया। उसे कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये भी हमारा चैप्टर रहेगा, आगे लेक्चर रहेगा। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अराउंड 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर फंक्शनिंग, 46 फॉरेन बैंक्स आर देयर, HSBC एंड ऑल, 56 रीजनल रूरल बैंक हैं और बहुत सारे लगभग 1,500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं एंड थाउजेंड्स रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर। ये डेटा हमारे पास अपडेट है सितंबर 2021 तक का। अब ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको रटना नहीं है कि हाँ इतने बैंक यहाँ पे हैं, ये चेंज होता रहता है। जैसे RRBs हैं, ये चेंज होता रहेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक एक समय पे आपके 28, 26 इस तरह से हुआ करते थे, अब कम होते गए हैं। जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ बैंकिंग के अंदर कितने हैं। अगर हम ATM की बात करें तो लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा ATM है, ये भी नंबर बढ़ता रहेगा। सो किस लेवल पे बैंकिंग जो है एग्जीक्यूट की जा रही है, कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे बैंक्स फंक्शन कर रहे हैं, उसका एक आइडिया आपको यहाँ पे दिया गया है। बैंकों के क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। देखिए, बैंकों को जो क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे 4 मेजर कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स का मेजर ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट, और ये हर तरह के प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, है ना, हर तरह के कस्टमर को सर्व करेंगे, हर तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे। मेजर ऑब्जेक्टिव, दे विल बी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट्स। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे SBI हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC, ICICI एंड फॉरेन बैंक्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जहाँ तक कोऑपरेटिव बैंक्स की बात है, कोऑपरेटिव बैंक किस पे काम करते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, इस कॉन्सेप्ट पे ये काम करते हैं। तो इसे भी हम डिटेल में जब फंक्शनिंग देखेंगे तब करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये अभी नई कैटेगरीज आपकी ये ऐड की गई हैं। पेमेंट्स बैंक है,
जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपने नाम सुना होगा, है ना, जियो का है, एयरटेल का है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे। एक इनके टारगेटेड कस्टमर होंगे, टारगेटेड इनका क्या होगा, बेस होगा, हर किसी को ये सर्व नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का भी यही रहेगा। तो ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं या पेमेंट बैंक्स हैं, इनको डिफरेंशिएटेड बैंक भी कहा जाता है, जो हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर रहे हैं, यू हैव दिस एमएसएमई सेक्टर हो गया, है ना, स्पेशली माइक्रो एंड स्मॉल। यहाँ पे भी अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज या जो प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जिनको इस तरह से पैसे की नीड है, वो फुलफिल कर रहे हैं। पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव दूसरा है, ये क्रेडिट कार्ड और इस तरह से ये इशू नहीं कर पाएंगे, लोन आगे ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। कमर्शियल बैंक की जहाँ तक बात की जाएगी, ये रेगुलेटेड हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, और इनका जो बिजनेस मॉडल है, जैसा हमने बात किया, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा। देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना टू द जनरल पब्लिक, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने सभी को इंक्लूड कर लिया। कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पैसा दे रहे हैं, कॉर्पोरेट को भी दे रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल पे लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जनरल पब्लिक की जो नीड है, आम जनता की जो नीड है, वो भी फुलफिल कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स को आगे और हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको 4 कैटेगरी हो गई। पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है अभी, फाइन। जैसा ये आप देख पा रहे हैं, अगेन एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑल, ये 12 अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। हालांकि इनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो हम अलग टॉपिक में लेंगे, अलग एक लेक्चर का पूरा रहेगा। काफ़ी डिबेट भी इस पर चलती है कि प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, और नेशनलाइज बैंकों को किया गया तो क्यों किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब है कि ऑनरशिप जो है बैंक की, वो गवर्नमेंट के पास, दिस इज़ द नेशनलाइजेशन। तो उससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे इनका एनपीए वगैरह बढ़ गया, उस वजह से प्राइवेटाइजेशन की भी बात की जा रही है। इसे हम अलग आगे लेक्चर में लेंगे। तो अभी के लिए ये ध्यान रखिए, कमर्शियल बैंक में ही है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी स्टेक्स जो हैं गवर्नमेंट के पास रहेंगे। फिर है आपके आते हैं प्राइवेट बैंक, है ना, जो इंडिया में ही जिनका हेडक्वार्टर है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड ऑल। फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स, एचएसबीसी एंड ऑल, फाइन। तो इंडिया में लगभग फॉरेन बैंक भी काफ़ी है, अराउंड 50 समथिंग शुड बी देयर, 46 ओके। और फिर हमारे पास आ जाते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये पूरा इस तरह से वर्क कर रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स। तो एक एक करके हम बैंकों को लेंगे, जो भी एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में हम यहाँ पे पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम एक और ये क्लासिफिकेशन रहता है, जिसमें बैंकों को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। बैंकों को क्लासीफाई किया जाता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंकों के हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा ऐसे बैंक जो कि आरबीआई के शेड्यूल सेकंड के अंदर मेंशन है, ठीक है ना। आरबीआई शेड्यूल 2 है, जहाँ पे अगर वो मेंशन रहेंगे तो उनको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाएगा। इसका अगर हम क्राइटेरिया देखें, फॉर एग्जांपल शेड्यूल बैंक का क्या क्राइटेरिया, दीज बैंक्स आर कवर्ड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, ओके, आरबीआई एक्ट 1934 वाले एक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस हैं, 3 मेजर कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ए बैंक दैट हैज़ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपये की पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया, वो पैसा जो कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने मिलके कंपनी यहाँ पे खोली है, ठीक है। सिंगल प्रॉपराइटरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही बंदा है उसी ने कुछ खोला है, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे। बैंक शुड बी ए कॉर्पोरेशन रादर देन ए सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, ये भी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर होंगे, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों ने जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट शुड बी मोर देन दिस 5 लाख रुपीज़, है ना, ये मतलब है इसका। बैंक रिक्वायर टू सेटिस्फाई द सेंट्रल बैंक की इसके जो फंक्शन है बैंक के, वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं रहेंगे, है ना। वो बैंक इस तरह से फंक्शन करेगा कि वो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये फॉलो किया जाता है, तो आपको शेड्यूल बैंक ये मान लिया जाता है ना। दूसरी तरफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, और
यहाँ पे क्या होता है, ये लिस्टेड नहीं होंगे आरबीआई सेकंड शेड्यूल में। एंड दीज बैंक्स आर ऑल्सो रिक्वायर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट बट नॉट विद द आरबीआई, ये अपने पास ही रख सकते हैं। देखिए कैश रिजर्व जो रेशो था जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें ये था कि जैसे अभी 4% है, तो बैंकों को अपना जो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब जितना बैंकों के पास में टोटल डिपॉजिट है, जमा है, उसका 4% बैंकों को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा। इन जनरल ये होता है। नॉन शेड्यूल बैंक के केस में क्या होगा, वो अपने पास भी रख सकते हैं लेकिन इतना पैसा उनको रखना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल्ड बैंक वाला हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे ज़्यादातर जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं ये सब शेड्यूल बैंक में ही आते हैं। आरआरबीज हो गए, काफ़ी सारे इवन पेमेंट बैंक्स भी शेड्यूल बैंक में आ चुके हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। तो दिस इज़ द थिंग। अब फ़ायदा क्या होता है शेड्यूल नॉन शेड्यूल के अंदर, मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए फ़ायदा ये होगा, मान लीजिए किसी बैंक के अंदर आपका पैसा जमा है, फाइन, किसी बैंक में अगर आपका पैसा जमा है और वो बैंक अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस में आ जाता है या डूब जाता है, तो वहाँ पे जो भी आपका पैसा है दैट्स गॉन। तो उस पर्पस के लिए पैसा डिपॉजिटर का क्या रहे, सेफ रहे, वहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। कौन प्रोवाइड कराता है? ये जो प्रोवाइड किया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ये क्या करता है, ये वहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा कि हाँ यहाँ पे जो भी आपकी पैसा है उसको हम इंश्योरेंस देते हैं। कितने तक का इंश्योरेंस है? ये शुरू में 1 लाख था, अब इसको अपडेट कर लेना, ये बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया है ना, अपडेट कर लेना इसे। तो 5 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए किसी के 5 लाख रुपए तक हैं, तो अगर वो डूब जाते हैं तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाएगा, वापस मिल सकते हैं। अगर किसी के 10 हैं तो 5 में मिल जाएगा और 5 फिर उसके गए। हालांकि ये होता नहीं है क्योंकि आरबीआई का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहता है। जब भी आरबीआई को लगता है कोई बैंक स्ट्रेस में आ रहा है ना, बैंक रन जैसी सिचुएशन हो गई है, बैंक रन जैसी, जैसा यस बैंक के केस में था लास्ट ईयर 2020 के अंदर, अप्रैल सॉरी फरवरी या मार्च की बात है, यस बैंक वाला जो इशू हुआ था, उसमें यह था कि यस बैंक में कुछ इश्यूज़ रहे थे और लोगों ने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सारे लोग एक साथ अगर बैंक में पहुंच जाएंगे पैसा निकालने के लिए, तो बैंक के पास इतना पैसा उस टाइम पे है नहीं, क्योंकि बैंक ने लोन वगैरह दे रखे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या होगा, बैंक वॉन्ट बी एबल टू पे देयर मनी बैक। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बैंक रन सिचुएशन, जो कि पैनिक की वजह से होती है। तो आरबीआई इस कंडीशन में क्या करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप इतने ही पैसे निकाल सकते हो, है ना, ये सब चीज़ें पूरी इसको डैमेज को कंट्रोल करने के लिए फिर आरबीआई ने पूरा मैनेज किया और इसी तरह से रहता है। अभी हमने पीएमसी बैंक के केस में भी देखा था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाले में, हालांकि उसे तो अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है शेड्यूल बैंक में ये भी बेनिफिट रहता है। और शेड्यूल्ड बैंक्स को क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे जो भी सीआरआर के रिगार्डिंग है, एसएलआर वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोविजनिंग के कुछ प्रोविज़न होते हैं कि आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा आपके जो स्ट्रेस एसेट हैं उसके रिगार्डिंग। सीआरएआर है, सीआरएआर भी हम पढ़ेंगे जब एनपीए पढ़ेंगे, तब डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे, बेसल नॉर्म्स एंड ऑल। तो इनको क्या करना पड़ता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, और बदले में रिटर्न में क्या मिलता है इनको, आरबीआई इनकी हेल्प करता है, जैसे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ये ले सकते हैं, इमरजेंसी में रेपो के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे इनको जो है बेनिफिट भी दिए जाते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स को, और फिर ये इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बैंक्स को और लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ये कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को इस तरह से समझिए, बैंक्स क्या करते हैं, बैंक ऐसी जगह पे पैसा देना चाहेंगे जहाँ पे क्या होगा, रिस्क कम होगा, है ना, रिस्क कम होगा। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमी के ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, है ना, एजुकेशन लोन है, या फिर हम बात करें वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप को लोन दे रहे हो आप, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। तो बैंक क्या करेंगे, अगर कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं होगा, तो बैंक तो यही चाहेंगे ना कि हम यहाँ पे लोन ही ना दें। अगर इन सेक्टर को लोन नहीं मिलेगा, मतलब क्रेडिट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट का एक्सेस नहीं होगा, तो ये सेक्टर ग्रो कैसे करेंगे, ग्रोथ ही नहीं होगी एग्रीकल्चर में। ओके, एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी रिस्की होता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना, आपका पेमेंट वहाँ पे नहीं आया, कुछ आपका जो डैमेज हो गया है जो आपने एक्सपोर्ट किया, सो मैनी थिंग्स आर देयर, इसलिए रिस्की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आरबीआई ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने कहा बैंकों को, स्पेशली जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको कहा कि मिनिमम अगर आप 100 रुपये उधार दे रहे हो, है ना, 100 रुपये लोन में दे रहे हो, तो मिनिमम 40 रुपीज़ या 40% तक आपको कहाँ देना पड़ेगा, इन सेक्टर्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा, इन सेक्टर में। कुछ बैंक्स हैं जैसे आरआरबी वगैरह, वहाँ पे प्रोविज़न और भी ज़्यादा है, अलग है।
तो उसे भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल पर्पस क्या है, ये जो मैकेनिज्म शुरू किया गया, इसे हम कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या है कि बैंक अपने जो भी टोटल लेंडिंग है उसका स्पेसिफाइड पोर्शन ऐसे सेक्टर को देंगे जिनमें कौन कौन इंक्लूड है, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग फाइनेंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, लो इनकम ग्रुप। और अभी लेटेस्ट एडिशन इसमें क्या हुआ है, जो स्टार्टअप है मतलब नए बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का लोन है, तो ये बैंक अगर उनको फाइनेंस करते हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। लोन्स टू फार्मर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स, ये भी इसी में आएगा। लोन्स फॉर सेटिंग अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, ये भी इसी में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। ठीक है, नई कैटेगरीज ऐड क्यों की है, ताकि बैंक्स इन सेक्टर को प्रायोरिटी बेसिस पे रख सकें, इन सेक्टर्स को क्या है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो सके। अगर हम यहाँ पे बात करें टारगेट की, मतलब कितने % आपको देना होगा, तो हमने बात की जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं सब जगह 40% है टारगेट। आपका जो भी नेट बैंक क्रेडिट है उसका 40% आपको देना है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाला ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ये आरबीआई की तरफ से, जस्ट टू है ना एक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगेन यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज डेटा, बस ये 40% ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर का 18% है ये ध्यान रखिए। तो ये बताने के लिए कि हाँ ये टारगेट हमने सेट किया है तो कौन कौन अचीव कर रहा है, कितना अचीव कर रहा है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक ने 18 का 18 पूरा अचीव किया है, फाइन। ओवरऑल आप देखोगे ऑलमोस्ट 40% भी अचीव किया हुआ है। इसी तरह से प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से टारगेट्स अचीव किए हैं। तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन जैसे हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, तो इनके लिए ये जो टारगेट्स हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके लिए ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट है इसको कितना किया गया, 75%, कि अगर आप 100 रुपये लोन दे रहे हो तो 75 रुपये इन सेक्टर्स में होना चाहिए, एग्रीकल्चर एंड ऑल। क्यों, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं जैसे आरआरबी वगैरह हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आरआरबी ही है, ये क्या कर रहे हैं, ये रूरल एरिया में जो है लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो उद्योग होंगे, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगे या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड होंगे, तो इनका बेसिक जो टारगेट है, फाइन, जो ऑब्जेक्टिव है वो उसी तरफ है। इसलिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट है इनके लिए 75% रखा गया है। रीजनल रूरल बैंक, इनकी शुरुआत की गई 1975 में। ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ये टर्म आप काफ़ी बार सुनेंगे या आप सुनते होंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में भी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को उन लोगों तक या उस एरिया में पहुंचाना जहां पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि रूरल एरिया हो गए, है ना, काफ़ी सारे सब अर्बन एरियाज़ हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या फिर जो लो इनकम ग्रुप है वहाँ पे, तो उनको ये बैंकिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड ऑल, ये सब प्रोवाइड कराना। इस पर्पज़ के साथ आपके रीजनल रूरल बैंक्स को खोला गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन था, टू प्रोवाइड द हेल्प टू द वीकर सेक्शन, मोबिलाइज द रूरल सेविंग्स। और रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, अगेन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग एट द रीजनल लेवल इन द डिफरेंट स्टेट्स। ये आपके आरबीआई एक्ट के अंदर में रहेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो आपको आइडिया लग गया होगा, सेकंड शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934। एस्टेब्लिश इनको किया गया 1975 के अंदर टू प्रोवाइड द सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स। इसका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट भी याद रखना 75% है। दे वर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम कमेटी वर्किंग ग्रुप, कि रूरल एरिया को आपको क्या करना है, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, वो भी आगे बढ़ सकें, इसका जो बैंकिंग फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अब इनको यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कि नाम तो है रीजनल रूरल बैंक, लेकिन ये अर्बन एरिया में भी वर्क करते हैं। अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि केवल रूरल एरिया में ही वर्क करते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ये अर्बन एरिया में भी वर्क करते हैं। स्पेशली जो सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पे बहुत पॉपुलर होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, है ना, इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ऐसे सेक्शन को जिनको दिक्कत आती है ज़्यादा लोन लेने में। तो दिस इज़ द थिंग। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पे जो शेयर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होगा, हिस्सेदारी होगी, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है 50%, फॉलोड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक जो भी स्पॉन्सर करेगा
उसकी 35% होगी, और जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसकी 15% होगी। ये कंट्रीब्यूशन ऐसे कि ऐसे आप याद रखिए, है ना। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू मेमोराइज दिस परसेंटेज डेटा हियर इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये याद रखना है आपको। किस तरह के फंक्शन ये वर्क करेंगे, देखिए रूरल अर्बन एरिया में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मनरेगा के पेमेंट हो गए, है ना, मनरेगा पेमेंट हो गया, पेंशन के पेमेंट है, या फिर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करने की बात हो गई, यूपीआई सर्विसेज है, तो ये सारे वो जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल कराएंगे। शॉर्ट टर्म लोन भी देंगे, लॉन्ग टर्म लोन भी देंगे, अर्बन और रूरल एरिया दोनों में वर्क करेंगे। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनका अमलगमेशन कर रही है, फाइन, इनको स्ट्रेंथन करना चाह रही है, इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाह रही है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 5 रूरल बैंक है, 1 2 3 4 5, गवर्नमेंट क्या करेगी, इन सबको मिला के एक बना दिया, एक बड़ा बना दिया। इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, रिसोर्स जो है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया, और ये बैंक स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये इस प्रोसेस को काफ़ी टाइम से किया जा रहा है। तो पहले तो रीजनल रूरल बैंक्स बहुत सारे होते थे, अब इनका नंबर कम हो रहा है। तो एक जो डेटा है, जैसे 2016 का हम बात करें 56 थे, फिर 2020 में 43 होते हैं, और अभी लेटेस्ट डेटा हमने 2021 का भी ऐड किया हुआ है, तो जब हम शुरू कर रहे थे आई थिंक 50 समथिंग शुड बी देयर, ये 56 कुछ है। अगेन ये कितने हैं नंबर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, इसका पर्पस ध्यान रखिए, शेयर कैपिटल, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। तो ये हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक। अब हम आते हैं कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक आपके काम करेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये इस तरह से है, जो काफ़ी सारे लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने अपनी कैपिटल को इस तरह से क्लब किया, ठीक है, और वही इसके मेंबर यहाँ पे बने, और फिर इन्होंने क्या किया, जो भी पैसा यहाँ पे आया उसको डिसबर्स करना स्टार्ट किया, जिस भी मेंबर को ज़रूरत है ना, जिस भी मेंबर को ज़रूरत है वो यहाँ पे लोन ले सकता है। कोऑपरेटिव बैंक को मैनेज किया जाता है बाय द मैनेजिंग कमेटी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, और ये रजिस्टर्ड होते हैं सोसाइटीज़, जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, इसके अंदर में ये रजिस्टर रहेंगे कोऑपरेटिव बैंक। एंड ये अभी ड्यूअल रेगुलेशन पे चल रहा था, आरबीआई का भी यहाँ पे रेगुलेशन है, लेकिन अभी एक अमेंडमेंट किया गया है ना, अमेंडमेंट अभी किया गया, उसको भी हम लेंगे। तो वहाँ पे आरबीआई का कंट्रोल जो है इन पे बढ़ गया है, कोऑपरेटिव बैंक पे आरबीआई का जो मॉनिटरिंग है, कंट्रोल, सुपरविजन है, ये इंक्रीज हो गया है आफ्टर दैट अमेंडमेंट। These are regulated by the Reserve Bank of India under the Banking Regulation Act 1949 and Banking Laws Act 1965 as well। ये दो आपके रहेंगे, तो ठीक है। किस तरह के फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, अगेन ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस दे विल बी परफॉर्मिंग, फाइन। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पे जो है जो नबार्ड जैसा इंस्टीट्यूशन है, नबार्ड क्या है, एक तरह का डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए, है ना, पैसा देता है। किनको देता है, बैंकों को देता है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंकों को ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, आरबीआई, नबार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो नबार्ड का यहाँ पे थोड़ा सा सुपरवाइजरिंग रोल भी रहता है, इंस्पेक्शन वगैरह का, है ना, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो। नबार्ड हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, डेवलपमेंट बैंक के अंदर में हम पढ़ेंगे, जैसे मुद्रा बैंक है, नबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी हो गया। कोऑपरेटिव बैंक ऑफर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म लोन्स। कोऑपरेटिव बैंक आर स्पेशलाइज्ड इन द एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट एंड रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। हर तरह के फंक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, वहाँ पे पैसा भी जा सकता है, सप्लाई ऑफ द क्रेडिट एंड ऑल। काफ़ी सारे ये जो बैंक्स होते हैं शेड्यूल बैंक में भी आते हैं। किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए स्टेट लेवल पे जो है ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा, स्टेट लेवल पे, और ये क्या करेगा, कस्टोडियन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द स्टेट। और फिर क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होंगे। और फिर सबसे नीचे आपकी वर्क करेंगी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, या तो एग्रीकल्चर होगी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़, या फिर अर्बन एरिया में होगी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़। तो इस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर बेसिकली रहता है इनका। अब क्या हुआ इनमें, अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ चीज़ें अमेंड की गई है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या हैं,
अभी तक ड्यूअल रेगुलेशन था जिसमें आपके स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज़ था और आरबीआई था। अभी आरबीआई ने अपने पावर ले ली हैं, स्टेट की पावर को हालांकि अभी इंटैक्ट रखा गया है। और ओवरऑल पर्पस ये था कि दीज बैंक्स हैव एस्केप्ड द स्क्रूटनी डिस्पाइट फेलियर्स एंड द फ्रॉड्स। काफ़ी सारे फ्रॉड हुए, काफ़ी सारे फेलियर्स भी हुए। अब लोगों का क्या है, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक में भी पैसा है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, लोगों का पैसा है, और हम देखते हैं कई बार काफ़ी सारे फेलियर्स या फ्रॉड्स होते हैं। रिसेंट जो हमारी मेमोरीज में है पीएमसी बैंक का घोटाला है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ओके, इसमें क्या था, ये जो बैंक है जैसे आरबीआई ने कुछ रूल्स वगैरह बना रखे हैं। मान लीजिए ये जो पीएमसी बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका ये सामने आया था, जिसमें ये है कि आप जितना भी लोन दे रहे हैं उसमें 15% से ज़्यादा, मान लीजिए आपने 100 रुपये लोन दिया, 15% से ज़्यादा किसी एक एंटिटी को या उसको नहीं देना है। तो इन्होंने जो दे रखा था, आई थिंक 70 to 75% एक ही रियल एस्टेट कोई फर्म थी उसको दे रखा था, और वो डिफ़ॉल्ट में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, फिर भी इन्होंने ये पैसा उसको दे रखा था। ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की गई। ये बताया गया कि इससे जो पीएमसी बैंक है इसकी इमेज डाउन हो जाएगी, नुकसान होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जिनको हमने जिस कंपनी को पैसा दे रखा है वो वापस लौटा देंगे जैसे ही प्रॉफिट में आएगी। तो ये जब खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए, लोगों ने देखा कि हमारे पैसे डूब गए। फिर आरबीआई ने यहाँ पे इंटरवीन किया। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे थे कोऑपरेटिव बैंक के केस में, और आरबीआई को यहाँ पे ज़रूरी लगा, सरकार को ज़रूरी लगा कि लोगों का पैसा यहाँ पे है इन्वॉल्व, तो वी शुड डेफिनेटली ओके टेक दीज कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो यहाँ पे रेगुलेशन के अंडर में इसलिए इनको लाया गया है। द चेंजेस टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ब्रॉट कोऑपरेटिव बैंक अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये डायरेक्ट सुपरविजन में, जहाँ तक पीएमसी बैंक की बात है, इसको स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट किया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक कैन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इशू द इक्विटी शेयर्स। आरबीआई के अप्रूवल से प्रेफरेंशियल शेयर, स्पेशल शेयर अपने मेंबर या किसी और पर्सन को भी अप्रूव कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इशू द अनसिक्योर्ड डिबेंचर और बॉन्ड्स टू विथ मैच्योरिटी ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल या उससे ज़्यादा की मैच्योरिटी पे बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। बॉन्ड इशू या डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है, ये भी एक तरह का बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए कोई आपको बॉन्ड इशू कर रहा है ना, बॉन्ड्स इशू किए गए 10 करोड़ के, तो वो 10 करोड़ रुपए क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, बोरोइंग है। अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है, किसी भी असेट से उसको बैक नहीं किया गया है। तो अनसिक्योर्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, जो एंटिटी, जो कंपनी उसको इशू कर रही है उसकी रेप्यूटेशन पे लोग खरीदते हैं। अगर अच्छी रेप्यूटेशन होगी तो वो ले लेंगे, अदरवाइज अनसिक्योर है, अगर वो कंपनी भाग जाती है, फेल हो जाती है, तो उनका पैसा डूब जाएगा। दिस इज़ द थिंग। लेकिन कुल मिला के ये जो चेंजेस किए गए इसका क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्रक्स ये निकला कि अब जो नॉन मेंबर्स हैं, है ना, कोऑपरेटिव में जो नॉन मेंबर हैं वो भी शेयर होल्डर बन सकते हैं बैंक के विद दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये एक यहाँ पे चेंज आया। ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पीएसीएस पे, जो हमने देखा था ना सबसे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक तो ये थी जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी थी, एक तो थी एग्रीकल्चर वाली, एक थी अर्बन वाली। तो एग्री वाली को नहीं छेड़ रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे होगा, स्पेशली अर्बन जो है उन पे आपका अप्लाई होगा। तो अब क्या होगा, आरबीआई की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सब आपके ऑडिट होंगे। ठीक है, और जो भी सीईओ होंगे कोऑपरेटिव बैंक के, उनका अपॉइंटमेंट भी आरबीआई की परमिशन से ही होगा। क्यों ये चेंजेस किए गए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग से यहाँ पे फैक्ट है। इंडिया है सम ऑफ, जैसा हमने बात किया अभी, लगभग 1,500 के आसपास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है विथ अ डिपॉजिटर बेस ऑफ 8.6 करोड़। ओके, एंड डिपॉजिट्स ऑफ 5 लाख करोड़, मतलब लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों के कितने 5 लाख करोड़ के आसपास पैसा जमा है। तो दिस इज़ ह्यूज सम, और बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इस तरीके के। जैसे हम देखें कि नेटवर्थ जो है काफ़ी सारे बैंकों की नेगेटिव है, इनका एनपीए भी बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें। हमने देखा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के भी काफ़ी केसेस आते हैं स्टाफ के अपॉइंटमेंट में वगैरह, तो यहाँ पे आरबीआई ने इसको अपने अंडर में ले लिया है। ये हुई कोऑपरेटिव बैंक्स की बात। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का। ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया 2014 में, एक कमेटी बनी थी नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी बनी और इसने क्या किया, नचिकेत मोर कमेटी ने आइडिया दिया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का। किस पर्पस के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसकी बात अभी हमने की थी, है ना, रूरल एरिया में, एग्रीकल्चर में लो इनकम ग्रुप को बैंकिंग फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना।
तो नचिकेत मौर्य कमेटी ने कहा कि हमें डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के लिए जाना पड़ेगा, मतलब इस तरह के बैंक्स बनाने पड़ेंगे जो पर्टिकुलर उसी सेगमेंट की नीड को फोकस कर रहे हैं, है ना, पर्टिकुलर जो हमारी नीड है उसी को फोकस कर रहे हैं। तो इस आइडिया के साथ ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाई गई, और इसके अलग एक रहेगा, है ना, पर्टिकुलर डेमोग्राफिक सेगमेंट या पॉपुलेशन बेस को सर्व करेंगे। इट कैन बी क्लासिफाइड एज पेमेंट्स बैंक, ओके, पेमेंट्स बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक है। क्योंकि रीजनल रूरल बैंक इस कैटेगरी में क्यों रखे जा सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट की नीड को फोकस कर रहे हैं। फाइन, तो इसी आइडिया के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक आए। अब यहाँ पे हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ेंगे और पेमेंट्स बैंक पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनका रिकमेंडेशन नचिकेत मौर्य कमेटी से ही आया है। जहाँ तक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है, ये आपके जो है डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का ही पार्ट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। एंड बिहाइंड दिस टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी जिनको सर्व नहीं किया जाता है या फिर इनको डिफ़िकल्टी होती है बैंकिंग सर्विसेज या क्रेडिट एक्सेस करने में। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गई, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो गए, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज़ हो गई, है ना, ये सब इसके एग्जांपल। मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगेन पेड अप कैपिटल वही रहेगा जो लोग यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं या, है ना, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दिस शुड बी अराउंड 200 करोड़। फॉरेक्स को ये सेल कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शन और कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पेंशन्स हैं, ये सब इसमें डील कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर एग्जांपल है, आपने नाम सुना होगा, एयू बैंक हो गया, है ना, यू हैव उत्कर्ष बैंक है, सूर्योदय है, ये सब क्या है, शेड्यूल्ड बैंक में आएंगे, शेड्यूल्ड हैं। सारे जरूरी नहीं है सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हों, लेकिन काफ़ी सारे, आई थिंक अराउंड 12 समथिंग आर देयर, जो कि शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हैं। तो इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी गिवन द शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस। जैसा मैंने बताया, काफ़ी सारे बैंकों का नाम, ये शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस इनको दिया हुआ है। सेम विल बी द एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। इनको रजिस्टर किया जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में अंडर कंपनीज एक्ट। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। आरबीआई बैंक जो है, आरबीआई जो है इशू करेगा लाइसेंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो यहाँ से इनको लाइसेंस इशू किए जाएंगे। तो जिस पीएमसी बैंक की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे फ्रॉड डिटेक्ट किया गया था, जो कि कोऑपरेटिव बैंक था, उसको कन्वर्ट किस में किया गया है, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें इसको कन्वर्ट किया गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर नेट क्रेडिट, किस चीज़ के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हम पढ़ के आए। तो इनके ऊपर कंपल्शन होगा कि ये उन सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे। मेजोरिटी ऑफ देयर क्रेडिट विल गो टू दोज सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ओके, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लो इनकम ग्रुप एंड ऑल। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है और अभी तक ये सक्सेसफुल रहा है काफ़ी हद तक, और इसीलिए रीज़न है कि आरबीआई ने इनको जो है एक्सेस लिक्विडिटी प्रोविजंस भी प्रोवाइड किए थे। आपको याद होगा, हमने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में पढ़ा था SLTR, जहाँ पे 10,000 करोड़ का सपोर्ट दिया गया था आरबीआई के द्वारा। आप यहाँ पे 1 से 3 साल के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये जो SLTR है, ठीक है ना, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को सपोर्ट देने की बात कर रहे थे। इनको मेंटेन करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशो, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एज पर द आरबीआई लोन। तो ये क्या है, रिजर्व रेशो है। जैसे ये अभी 4% है, इनके अंदर जितना भी टोटल डिपॉजिट है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसमें से 4 रुपये अपने पास कैश फॉर्म में रखना है। SLR अभी 18% है, तो मान लीजिए 100 रुपये यहाँ टोटल डिपॉजिट है, तो 18% आपको अपने पास इन कैश और डिफरेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। तो ये हुआ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। अब हम आते हैं पेमेंट्स बैंक पे। पेमेंट्स बैंक के अंदर क्या है, अगेन डिफरेंशिएटेड बैंक के ही टाइप हैं एंड रिकमेंडेड बाय द नचिकेत मौर्य कमेटी इन 2014। सम ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स एज यू कैन सी, पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो कि एक शेड्यूल्ड आपका क्या है, पेमेंट बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है। तो इसमें भी काफ़ी सारे बैंक्स को शेड्यूल्ड स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन ये क्या करेंगे, पेमेंट बैंक फुल फ्लेजेड बैंकिंग फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। फाइन, जैसे कि अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक इट कैन नॉट इशू द लोन्स, ये लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। हालांकि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये इशू कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि लोन ही नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड क्यों इशू करेंगे। विल हैव टू डिप्लॉय देयर फंड्स इन द गवर्नमेंट पेपर्स एज वेल, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो सेविंग और करंट अकाउंट है, ओनली दैट इज सेविंग एंड करंट अकाउंट्स, नॉट द टाइम डिपॉजिट्स।
मतलब ये टाइम डिपॉजिट, आपके जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं एफडी वगैरह, उस तरह से पैसा नहीं ले पाएंगे। पेमेंट बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट्स। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। द पेमेंट बैंक्स कैन नॉट सेट अप सब्सिडियरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी। तो ये अपनी सब्सिडियरीज नहीं बना सकते, जिसमें NBFC बना दिया। जैसे क्या होता है, कोई जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं ना, जैसे अडानी है तो उसने अडानी कैपिटल बना लिया, एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसको भी हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, NBFCs NBFI क्या होते हैं, शैडो बैंकिंग क्या होती है, या बजाज फाइनेंस हो गई है ना, इस तरीके से। इट मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विथ कैश रिजर्व रेशो SLR नॉर्म्स, इसको फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए हैं, ठीक है। एंड लाइसेंस इनको वही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में ही मिलेगा, और वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कंपनीज एक्ट है उसी में इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन पेमेंट बैंक क्या है, डिफरेंशिएटेड बैंक है, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड बैंकिंग प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टारगेटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रहे हैं टू ए टारगेटेड पॉपुलेशन। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये जो अगेन पेमेंट बैंक का ही है ना, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो पेमेंट्स बैंक का ही एग्जाम्पल हो गया। एंड कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर रहेगा, ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसको डील कर रहा है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में ये रहेगा। इट कैन इशू द डेबिट कार्ड, ATM कार्ड्स, बट दे कैन नॉट इशू द क्रेडिट कार्ड एंड कैन नॉट लोन मनी। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, सेम थिंग विल अप्लाई हियर। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। ये जो लेक्चर सीरीज है, ये इसका 12 लेक्चर था। शुरू से 1 से 12 जो लेक्चर्स हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, आप सारे लिंक एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इकोनॉमी डिफ़िकल्ट लग रही है, मेक श्योर कि आप फर्स्ट क्लास से यहाँ पे देखें, यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एज वेल। UPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कंसेप्ट बेस्ड, वो आप आंसर कर पाएंगे, या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे। तो ये जो कोर्स है UPSC प्लस स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, हर जगह पे आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप चैनल, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, या डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप घर बैठे पूरी UPSC की तैयारी कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग सेशंस, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल फॉर प्री एंड मेंस, ऑप्शनल प्रिपरेशन, ये सारे रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के कुछ ये बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। अगर केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। जो भी बच्चे 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज टू कंप्लीट देयर सिलेबस। हर संडे को आपका कॉम्बैट होता है, और इस बार 2 जनवरी को आपका रहेगा। तो कैसे ज्वाइन करना है, ये जो लिंक है कॉम्बैट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप इस कॉम्बैट लिंक पे क्लिक करेंगे, बाय पुटिंग द कोड RBLive यू कैन एनरोल इन दिस फ्री टेस्ट। यहाँ पे क्या है, आपको 1 घंटे में 56 क्वेश्चन करने हैं, 56 क्वेश्चन। तो आप अपना परफॉर्मेंस भी असेस कर सकते हैं, और काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।